हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम फिर अपनी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फॉरेन जर्नलिस्ट। ठीक है, उस जर्नलिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने सत्याग्रह, जो आपका दांडी मार्च था, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, जो दक्षिणा में रिपोर्ट किया उसने, वह काम किया वहाँ पे। तो उस फॉरेन जर्नलिस्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेब मिलर। ठीक है, ये वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने सत्याग्रह के टाइम पर जो रिपोर्टिंग की थी। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कुछ नाम और दिए हुए हैं, जैसे फ्रेंस लुइस। जो फ्रेंस लुइस है ये क्या है, एक मर्चेंट है, ब्रिटिश मर्चेंट है और सिंगर भी हैं। ठीक, और जो मार्क टुली है, ये आपके इंडिया में 1994 के टाइम पर बीबीसी इंडिया जो था आपका, बीबीसी इंडिया, इसके चीफ थे। ठीक है, और फिलिप सुराट स्प्राट जो है आपकी राइटर है। ठीक है, और फ्रांसिस लुइस क्या है आपके जर्नलिस्ट। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो आपका 2021 में हुआ, इसमें इस खिलाड़ी ने, ये जो खिलाड़ी हैं, बारबोरा क्रिसोकाविया सुकावा, ठीक है, इज इन द फॉर्म, किस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं ये खिलाड़ी। तो देखिए ये खिलाड़ी जो है आपकी बिलोंग करती हैं क्रेज रिपब्लिक से। ठीक है, और ये जो क्रेज रिपब्लिक है ये एक कंट्री है यूरोप में। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अब बताना है आपको इसमें से सही क्या है और क्या गलत है और क्या है इसमें। तो देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, राष्ट्रपति जो है, वो जॉइंट मीटिंग दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की, को एड्रेस करते हैं कब, जब फर्स्ट सेशन होता है प्रत्येक जनरल इलेक्शन के बाद। ठीक है, जो एमपी का इलेक्शन होता है, ठीक है, एमपी के इलेक्शन के बाद जो पहली बार मीटिंग होती है, सेशन होता है, उस सेशन को जो एड्रेस करते हैं जॉइंटली दोनों हाउसेस को बुला के अपर एंड लोअर हाउस को बुला के। ठीक है, तो ये वाली बात कही गई है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये आर्टिकल नंबर 87 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो ज्वाइंट सेशन बुला के उनका संबोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं बुलाकर फिर क्या करते हैं, जो समन है, भाई ये जो सेशन होगा पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, जिस सेशन में मीटिंग दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उस सेशन में किन किन कारण क्या है, उसका टॉपिक क्या है, क्या क्या डिस्कस होगा, उन सब चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड कुछ कमेटियों के नाम दिए गए हैं और ये कहा है कि ये कब कब आई, इनके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अशोक मेहता। ये सारी कमेटियाँ आपको याद रखनी है कि ये किससे रिलेटेड है, मोस्टली पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो है आपकी 1977 में आई थी। ठीक है, उस टाइम पर जनता गवर्नमेंट थी, जनता दल की जो जनता सरकार चल रही थी। फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी आई, ये आई 1986 में। इस टाइम पर राजीव गांधी जो थे वो क्या थे आपके प्राइम मिनिस्टर। फिर बी आर मेहता कमेटी आई। ठीक है, बी आर मेहता और अशोक मेहता में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, तो जो बी आर मेहता कमेटी आई ये आई 1957 में। ठीक है, और ये किस लिए आई थी, ये आई थी आपकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी वर्किंग को एग्जामाइन करने के लिए। ठीक है, कि वो संविधान जो है आपका सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो उसके प्रोग्रेस को देखने के लिए बेसिकली इस कमेटी का गठन किया गया था 1957 में। ठीक है, तो ये कमेटी देखिए, ये वाली कमेटी जो है किससे रिलेटेड नहीं है आपकी, ये आपकी पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। ठीक,
इसमें कुछ चीज़ें हैं बट मोस्टली नहीं है, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं GKV राव कमेटी। ये जो है आपकी 1985 में आई। इसने प्लानिंग की बात की, प्लानिंग कमीशन और इन सब चीज़ों की, भाई हर चीज़ प्लानिंग से करनी चाहिए। ये कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे आगे कि कैसे कैसे क्या क्या रिकमेंडेशन किन किन कमेटियों में दिए हैं सेपरेट वीडियोस में, ठीक है। तो देखिए हमें मिल गए इन सब के ईयर्स मिल गए, कब कब क्या आया। देखिए सबसे पहले कौन सी आई थी, BR मेहता, मतलब 4 नंबर, सॉरी 3rd नंबर, है ना। और इसके बाद क्या आई, 57 के बाद आपकी आई 77, थर्ड का मतलब 31। फिर 77 के बाद 85, 314, है ना। और फिर आपका सेकंड नंबर 3142। देखिए कहाँ है ऑप्शन, 3142। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ठीक है, 1924 में। इसमें जो लोग शामिल थे उनके नाम हैं मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत अली उस्मानी। इसमें जो आपके मोहम्मद अली अंसारी हैं, ठीक, तो ये शामिल नहीं थे। तो जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं था, है ना, नॉट, तो इसमें जो शामिल नहीं थे वो MA अंसारी थे, ठीक है, क्लियर। बाकी तीनों लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। अब ये कॉन्स्पिरेसी क्या, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह चल रहे थे उस टाइम पर, ये उन लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ ग्लास जो है कैन बी कट ऑफ बाई UV रेज। जो UV रेज है उससे किस टाइप के ग्लास की कटिंग हो सकती है, ठीक है, या होती है। तो देखिए इसका आप डायरेक्टली आंसर देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो है क्रूग ग्लास। क्रूग ग्लास जो होता है उसको डायरेक्टली आप अल्ट्रावायलेट रेज से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसी में कि दो स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन, आपको बताना है क्या क्या सही है और क्या गलत है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये कह रही है कि असर्शन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें प्रेसिडेंट उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहते। ये कौन कहता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी क्वालिफिकेशन और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ताकि प्रेसिडेंट। तो आपका एसेशन क्या हो गया, ये गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं रीज़न की। तो रीज़न में क्या है, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करते। तो रीज़न तो सही है बट आपका एसेशन गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एसेशन फॉल्स है और जो रीज़न है आपका वो सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है NTPC के रिलेटेड। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, जिससे आप बिजली का उत्पादन होता है। और इसमें जो मेजर फ्यूल है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो होता है कोल, ठीक है। तो एक प्लांट है, NTPC का यूनिट है सिंगरौली में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। देखिए सिंगरौली जो है नॉर्थन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, जी नहीं, ये सिंगरौली जो है आपका, ये जो प्लांट है आपका, ये है आपका सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। अब इट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिट, बिल्कुल ये काफ़ी पुरानी यूनिट है, ठीक है। आपकी NTPC की जो सोनभद्र यूनिट, सॉरी सिंगरौली यूनिट है, काफ़ी पुरानी यूनिट है। तो आपका स्टेटमेंट 2 तो सही है। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। और सोनभद्र कहाँ है आपका, सोनभद्र आपका इलाहाबाद और बनारस के बीच में पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस साल में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए इसको आप हमेशा याद रखिए कि 1986 में पास हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद पिछले 10 सालों में 10 से 15 एग्जाम्स में आ चुका है कि ये किस साल पास हुआ, ठीक है। ये वाला काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए ये पास तो हुआ था इसमें, है ना, और पास होने की जो डेट थी वो थी 19 नवंबर 1986, ठीक है। और पास होके उसके बाद ये एक्ट हुआ था, मतलब ये फोर्स इनेक्ट हुआ था
कि ये लागू हुआ था इस डेट में, और इसमें जो है 26 सेक्शन थे और सेक्शंस थे और 4 चैप्टर्स थे। ठीक है, जैसे हमने पॉलिटी में देखा है कि हमारी पॉलिटी जो है पार्ट्स में, सेक्शंस में, चैप्टर्स में इस तरीके से डिवाइडेड है, उसी तरीके से आपका ये जो एक्ट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें आपका वाटर प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन, आपका लैंड प्रोटेक्शन, हर तरीके के जितने एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो सारे इसी के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि सुकुमार सेन जो है वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात कह रहा है। तो देखिए जी, बिल्कुल जो सुकुमार सेन है वो आपके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था, पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पे। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। फिर आपका है रामा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है सही है। रामा देवी जो है आपकी पहली महिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी वो बनी थी, और ये जो है पहली क्या थी, फीमेल गवर्नर ऑफ कर्नाटका, पहली फीमेल गवर्नर ऑफ कर्नाटका भी थी, और ये पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थी फीमेल। ठीक है, तो और फर्स्ट फीमेल आपकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मीरा कुमार है ना, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है आपकी फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी है फीमेल। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होने के साथ में आपका क्या ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर सी, जो है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएम वानी योजना। तो देखिए पीएम वानी योजना जो है वो रिलेटेड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं आपके मॉल्स हैं या आपके जैसे जो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे घूमने जाते हैं आप, ठीक है, तो उन प्लेसेस पे जो वाईफाई की अवेलेबिलिटी कराई जाए पब्लिक को, तो उस योजना का नाम है पीएम वानी योजना। ठीक है, और वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है फुल फॉर्म, तो ध्यान रखने का, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो पीएम वानी योजना आपकी रिलेटेड है वाईफाई डिस्ट्रीब्यूशन या अवेलेबिलिटी इन पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं। जैसे पब्लिक प्लेसेस क्या हो गया, जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ठीक है, या आप कहीं मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, सब क्या है, पब्लिक प्लेसेस हो गए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2021 में नगोजी कोंजिया इवालिया, ठीक है, ये नाम है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, बट डजेंट मैटर। ठीक है, वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO जो है उसके जो जनरल वुमेन डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट की गई हैं, फर्स्ट फीमेल आपकी डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये कहाँ से आपकी बिलोंग करती हैं ये कह रहा है। ठीक है, देखिए नाम से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि ये केनिया या ये आपकी जो कोरिया वगैरह से हैं, बट ये आपकी हैं नाइजीरिया से। ठीक है, क्लियर, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। क्लियर, ये आपकी फर्स्ट फीमेल WTO की जनरल डायरेक्टर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। जो ग्रामीण कम्युनिटी है उसका जो बेसिक यूनिट या कल्चरल बेसिक कम्युनिटी यूनिट का नहीं हिस्सा है। ठीक है, वी फीलिंग मतलब हम एक ग्रुप में एक फीलिंग है ना, तो ये डेफिनेटली है। टेरिटरी, भाई ग्रामीण कम्युनिटी है तो उसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी है कि ये इलाका इस ग्रामीण क्षेत्र का आता है। सेल्फ सफिशिएंसी, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, कि कुछ भी काम करना वो दूसरों पर डिपेंडेंट काफ़ी हद तक नहीं है। ठीक है, वो सारे काम मोस्टली स्वयं कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं। अब देखिए जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो रूरल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, कल्चरल डाइवर्सिटी।
तो कल्चरल डाइवर्सिटी आपको जैसे एक गांव है, ये गांव है और एक ये गांव है, तो इन दोनों, ये गांव का और ये गांव का कल्चर अलग हो सकता है, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर गांव में ही कल्चरल डाइवर्सिटी होना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन रूरल कम्युनिटी। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ठीक है, जो लंग्स हैं आपके फेफड़े, वहाँ पर जो गैसेस है वो कहाँ एक्सचेंज की जाती है। देखिए ये सारे जो पार्ट्स हैं, ट्रैकियोल्स, ब्रोंकाइल्स, पल्मोनरी वेन्स और एलोवियालाई, ठीक है, ये सारी जो वो प्लेसेस हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफरेंट एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। देखिए ह्यूमन, हमने बात की लंग्स की, लंग्स कहाँ है आपके, ह्यूमन बींग में होते हैं, तो डेफिनेटली हम इंसानों की बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। एलोवेलाई में आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब जैसे ट्रैक्यूल्स है, ये इंसेक्ट्स में देखा जाता है कि जो इंसेक्ट्स हैं आपके वो अपना गैसेस ऑफ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, प्लेसेस हैं और उनकी ट्राइब्स हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वैसे ही दुनिया में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं और वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ से देखते हैं लाप्स ट्राइब्स, ठीक है। ये जो ट्राइब है आपकी मोस्टली आपका जो स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, आपका, या फिर आप कह लें नॉर्वे है, ठीक है, और पेनिसुला ऑफ रशिया, जो रशिया का पेनिसुला इलाका है, वहाँ पर ये ट्राइब देखने को मिलती है। तो देखिए स्वीडन फिनलैंड तो आपका आ ही रहा है लिस्ट में, है ना, तो आपका डी ऑप्शन तो सही है, ये करेक्टली मैच है, आपको नॉट ढूंढना है जो मैच नहीं हो रहा है। फिर आपका अरब डेजर्ट, जो अरब डेजर्ट है, अरब डेजर्ट बेसिकली कहाँ होता है, अरेबिया में, जो आपका अरब कंट्री है या जॉर्डन है, या है ना, तो सॉरी इस अरब डेजर्ट में यहाँ पर क्या है, रुवाला रुवाला नाम की ट्राइब देखने को मिलती है, यहाँ पे पाई जाती है। फिर है आपकी पुनान, है ना, पुनान जो ट्राइब है ये आपकी बोर्नियो, ठीक है, और आपका यहाँ देखते हैं, है ना, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक, इन सभी जगहों पे देखने को मिलती है पुनान ट्राइब। अब कोरिया ट्राइब जो है आपकी ये वाली, है ना, ये आपको देखने को मिलती है रशिया में, ठीक है, ना कि अलास्का। अलास्का का है आपका अमेरिका का हिस्सा, जैसे अमेरिका है ना, जो ये इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका है आपका, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, कनाडा है आपका, ठीक है। तो जो रशिया का सॉरी ये अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर क्या अलास्का, तो ये अलास्का में देखने को नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है आपको, रशिया में, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बात करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो चीज़ें आ रही हैं आपकी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है ना, डायमेंशन मतलब डायमेंशन होती है, सॉरी डायरेक्शन नहीं होती है ना, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में डायमेंशन के साथ क्या डायरेक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायमेंशन है बट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिजेंसी फंड है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आपका आता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 267, उसका जो पार्ट 1 है वो आपका बात करता है कंटिजेंसी फंड के बारे में, ठीक है जी। देखिए जितने भी आर्टिकल हैं, देखिए आसपास के ही आर्टिकल हैं, 65, 66, 67, 68, तो ये सारे डेफिनेटली किससे रिलेटेड है, ये सारे समथिंग फाइनेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इन सभी आर्टिकल्स को हम इंडियन पॉलिटी में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक। चलिए फिर हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2020 का वो किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, ठीक है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये जो प्रोग्राम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसके द्वारा, और साथ में UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा फाउंड किया गया, बनाया गया ये प्रोग्राम, ठीक है, जिससे सभी लोगों को, देश के, दुनिया के हर देश के हर व्यक्ति को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट मिल सके, ठीक है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को या इस प्रोग्राम को क्या मिला आपको, नोबल पीस प्राइज 2020, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम कुछ और चीज़ें दी हैं। UNDP है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और इसको जो लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था 1965 में, ठीक है। और इसमें लगभग अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 70 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ये जो आपका फूड वाला है, फूड का जो हेडक्वार्टर वो है इटली, रोम में, ठीक। और ये स्टार्ट किया गया था 1961 के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है आपका, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 के आसपास। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, है ना। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, अमेरिका के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है ना, वो है आपके डेविड मालपास, ठीक है, वो इसके आपके चेयरमैन है। और इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये आई थिंक हुआ था आपका 1949 में के करीब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द हड़प्पन साइट ऑफ मंडी। देखिए मंडी नाम की जो ये साइट है, ठीक है, ये आपकी कहाँ सिचुएटेड है, ये आपकी सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ नाम का एक जिला है, ठीक है, और दिल्ली से लगभग फ्रॉम दिल्ली 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर की दूरी पर ये है, सॉरी दिल्ली से 200 किलोमीटर पर है आपका ये साइट, ठीक है। सॉरी मेरठ नहीं, ये आपका मुजफ्फर जो नगर है, मुजफ्फरनगर नाम का जो जिला है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो मंडी साइट है, ये आपका एक जगह है बिगारा, ठीक है, उस जगह पर देखने को ये मिलता है, क्लियर। अब देखिए ये तो आपका यहाँ हो गया उत्तर प्रदेश की एक साइट, ठीक है। अब हरियाणा का क्या है, एक आपको एक लेटेस्ट साइट देखने को मिली है, ठीक है। देखिए हरियाणा में क्या थी आपकी जो साइट है आपकी, राखीगढ़ी, ठीक है, ये आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और गुजरात में आपकी लोथल साइट है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, यहाँ पे कालीबंगन। तो इस तरीके से कई सारी साइट्स इन प्लेसेस पे देखने को मिली हैं IVC की, ठीक है। IVC कैसे कहते हैं, हड़प्पन साइट को भी IVC कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फवायदुल फवाद, है ना, ये एक रिकॉर्ड है किसके, कन्वर्सेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया का, ठीक है। ये मतलब एक बातचीत का कोई रिकॉर्ड है, बुक है, ठीक है, फवादुल फवाद, ठीक है, फायदुल फवाद, ठीक है। तो ये कंपाइल किसने करी है, ठीक है, मतलब एक जो कन्वर्सेशन है उसको लिख कर एक बुक के फॉर्म में शक्ल देने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आमिर हसन सिजी, ठीक है। इन्होंने ये काम किया इस बुक को कंबाइन करने का, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी कुछ नाम है, जैसे अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो जो है ये क्या है आपके, अमीर खुसरो क्या है आपके,
एक पर्शियन सूफी सिंगर हैं आपके, ठीक है, पोएट हैं, म्यूजिशियन हैं, ठीक है। और फिर आपके ज़ियाउद्दीन बर्नी जो हैं आपके, ये म्यूजिशियन, पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। कहाँ पर आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर ये पॉलिटिकल थिंकर और ये सब का कार्यभार संभालते हैं। और हसन निज़ामी जो हैं आपके, वो पर्शियन लैंग्वेज के पोएट हैं, पर्शियन लैंग्वेज के पोएट हैं आपके, ठीक है। ये लगभग 12वीं या 13वीं शताब्दी में 3rd सेंचुरी के आसपास की लोग हैं ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर हसन सिजी। फिर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी जो है उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है। देखिए एलपीजी के अंदर जो मेनली होता है वो होता है ब्यूटेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ब्यूटेन और ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है आपका एलपीजी के अंदर, ठीक है। तो देखिए ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है, ब्यूट मतलब होता है 4, तो C4H10 होता है आपका ब्यूटेन का, ठीक है। और प्रोपेन होता है C3H8 का, मीथेन होता है CH4 आपका, पेंटेन होता है C5H12 और हेक्सेन C6H14, ठीक है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्यूटेन। चलिए फिर हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आफ्टर कटिंग कुकुम्बर, खीरा जो होता है ना, कुकुम्बर मतलब खीरा को जब काटते हैं उसके बाद उसमें जब सॉल्ट ऐड किया जाता है तो उसमें से क्या है, पानी आता है। तो वो किस प्रक्रिया के तहत ये आता है, ठीक है। तो देखिए वो प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के तहत जो आपका सॉल्वेंट है या सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्वेंट है या सॉल्ट है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्वेंट की वो क्या है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर आ जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें हमारे कुछ टर्म्स थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन के तहत जो मूवमेंट करेंगे, और किस चीज़ को यूज़ करते हुए, सेलुलर एनर्जी, जो सेलुलर एनर्जी है उसको यूज़ करते हुए जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या कहलाती है आपकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखिए यहाँ पर क्या सेलुलर एनर्जी यूज़ की गई, तो यहाँ पर सेलुलर एनर्जी जो है यूज़ नहीं होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। तो देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जोन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 51A पार्ट 4th ए के तहत ये आता है आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका पहले एक बात की गई, अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडिया, ठीक है, संविधान का पालन करना है तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये बिल्कुल ड्यूटी है आपकी, सही बात है। फिर सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, ये भी आपका क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है। फिर वोट इन जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो है संविधान में नहीं दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सेक्शन है उसमें कि वोट करना आपका अधिकार, जिम्मेदारी है, ठीक है, जनरली आपकी जिम्मेदारी है, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। और इनिशियली जब संविधान बना था तब इसमें 10 ड्यूटीज़ थी। उसके बाद एक 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है।
और इसके तहत हमने क्या किया, जो एक 11th ड्यूटी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड हमने उसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि इनमें से ये है आपका नौजवान सभा, है ना, नौजवान सभा फॉर्म हुई थी 1926 में। ठीक है, तो अर्ली इसके जो मेंबर है वो कौन नहीं है इन लोगों में से। ठीक है, तो देखिए मेंबर की बात कर रहा है कि मेंबर नहीं है ना। देखिए भगत सिंह जो भगत सिंह जो है वो इस नौजवान सभा के क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो ये तो मेंबर हैं आपके। यशपाल भी आपके मेंबर थे, अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है, ये भी मेंबर थी। जो छबीला दास हैं ये इस सभा के मेंबर नहीं थे। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है और इसमें पूछ रहा है कि जीएसटी से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट आपका था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अमेंडमेंट 101 101 है ना, इस अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं। ये आपका आया था 2016 में और यही आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये जीएसटी के बारे में बात करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। ठीक है, फिर जो 102 अमेंडमेंट है ये आपका आया 2018 में और ये ओबीसी से रिलेटेड समथिंग, ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड कुछ बात करता है। फिर 103 अमेंडमेंट आया जिसमें ये भी 2018 में ही आया था। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आपका एक 10% कोटा लगाया गया है, रखा गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, है ना, तो उनके लिए बात करता है। फिर 104 अमेंडमेंट जो है आपका ये एंग्लो इंडियन सीट जो होती है आपकी राज्यसभा में, है ना, उसके बारे में ये बात करता है 104 नंबर। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाइकन है। ठीक है, लाइकन मतलब एक तरीके की काई होती है, जैसे जहाँ पर पानी हमेशा जमा रहता है, ग्रीन ग्रीन सा सरफेस जमा देखने को मिलता है हमें, है ना। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का पानी के ऊपर या उसके आसपास जो लैंड एरिया है। ठीक है, तो वो क्या पॉल्यूशन के बारे में बात करता है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर। ठीक है, वो है आपका लाइकन। और ये भी जो है पफ बॉल भी क्या है आपकी, एक तो ये होता है, पफ बॉल एक मशरूम होता है ना, जो मशरूम आपने देखा होगा कई जगह जहाँ पर पानी जमा रहता है या मिट्टी गीला रहती है, और इस तरीके से मशरूम्स जमा हो जाते हैं छोटे छोटे से वाइट कलर के। ठीक है, और ये एल्गी मॉसेस ये क्या है आपके सारे क्या हैं, ये काई काई जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके प्रकार हैं, है ना। कुछ लैंड्स पर होते हैं, कुछ आपके पानी में देखने को मिलते हैं, कुछ मैशी लैंड्स में होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखने को मिलते हैं। बट एयर पॉल्यूशन के लिए जो इंडिकेटर है वो आपका लाइकन है। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ कि ये देखिए कुछ अमेंडमेंट दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कि जो किस अमेंडमेंट के तहत 21 साल से घटाकर एज को, जो वोटिंग की एज है, पहले क्या थी 21 साल 21 ईयर आपकी वोटिंग एज थी कि 21 साल के जब आप होंगे तो वोट डालने का आपको अधिकार मिलता है। तो किस एक्ट के तहत, इन अमेंडमेंट के तहत इसको रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स तक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 61 अमेंडमेंट जो हुआ आपका, उसके तहत क्या है, जो वोटिंग की एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए 66 एट जो अमेंडमेंट है वो 1990 में आया और 62 अमेंडमेंट जो है वो 1989 में आया। ये SC/ST से रिलेटेड अमेंडमेंट था आपका एक, और ये जो 63rd अमेंडमेंट है 1988 में आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ईयर इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चंस में ईयर्स इनको अरेंज करने में आ जाता है कि कौन कब आया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ईयर का ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए 4 तारीखें हैं, तो इन चारों तारीखों के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए जो 25 दिसंबर है गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है,
वाजपेयी, इनकी बर्थ डेट को एज अ गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम 21 अप्रैल की। ठीक है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। फिर 16 दिसंबर जो है आपका, 16 दिसंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी। और 30 दिसंबर को आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस डेट में जो महात्मा गांधी है उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि जो मेन फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसमें से इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हम पहले। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म इन टेक्नोलॉजी, जो पूंजी है उसका संचय या तकनीकी सुधार है ना, तो इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जब कैपिटल आपका ज़्यादा होगा और टेक्नोलॉजी में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो क्या डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है। फिर चेंज इन पॉपुलेशन, देखिए जैसी जैसी पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी तो उसके ऊपर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। देखिए जो लेबर्स हैं आपके, स्किल्ड लेबर्स है ना, कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है तो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वर्क के लिए जो लेबर्स हैं वो उस चीज़ों में माहिर हैं, स्किल्ड हैं, तो उससे क्या है आपको ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। फिर टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट, जो आपके नौकरशाह हैं है ना, तो ये लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई खास वर्क नहीं होता, क्या मैनेज तो करते हैं बट इकोनॉमिक ग्रोथ में पर्टिकुलरली वर्क नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन का, मेजर फैक्टर नहीं है, वो है टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट्स। क्लियर। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि आपको करेक्टली मैच्ड नहीं है कौन सा टर्म। चलिए देखते हैं। जो विनेगर है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। जो बोन्स है आपकी, बोन्स के अंदर कैल्शियम होती है, कैल्शियम फॉस्फेट आपका बोन्स के अंदर होता है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्टली मैच्ड है। तो और जो मिल्क है, मिल्क के अंदर नाइट्रिक एसिड नहीं होता, इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जो आंसर हो गया वो तो आपका हो गया आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। ठीक है, मिल्क के अंदर क्या है, नाइट्रिक एसिड नहीं लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। और जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। क्योंकि देखिए कहते हैं ना लोग, जैसे जूस आपने निकाला किसी भी चीज़ का, फ्रूट का, ऑरेंज का है ना, या किन्नू का, तो कहते हैं कि भाई जैसे आपने जूस निकाला उसको आप कंज्यूम कर लीजिए, अगर जो आप रखते हैं उसे तो वो क्या एसिडिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से करेक्टली मैच वाला जो नहीं है ऑप्शन वो देखना है आपको। तो इसमें जो आपका है पहला, राणा हमीर, ये आपकी मेवाड़ राजस्थान से ही रिलेटेड है। ठीक है, और ये इनका जो टाइम था लगभग 1314 से लेकर 1378 के आसपास, 1378 के आसपास का ड्यूरेशन था राणा हमीर का मेवाड़ राजस्थान में। ठीक है, फिर है रांगा चुंडा। ठीक है, तो राणा चुंडा जो है ये मारवाड़ के नहीं, ये भी आपके क्या है, मेवाड़ से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर है मलिक राजा फारूकी, ये आपके खानदेश, खानदेश का आपका महाराष्ट्र में, यहाँ से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो बर्थ रेट है आपकी, है ना, जन्म दर, उसके संबंधित बात कर रहा है कि देखिए अर्बनाइजेशन जो है, अगर जो शहरीकरण बढ़ेगा है ना, हो रहा है, तो वो क्या है आपको बर्थ रेट में रिडक्शन लाता है। देखिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भाई आप शहर होगा तो वहाँ पर आपका बर्थ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, बर्थ रेट से कोई इसका मीनिंग नहीं है। अब बात करता है कि हाई लिटरेसी रेट होगा अगर जो, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है लो बर्थ रेट से। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर जो बर्थ रेट है आपका, सॉरी लिटरेसी रेट है, तो उससे क्या है आपको बेनिफिट्स या बहुत सारी चीज़ों के बारे में
ज्ञान मिलता है तो उससे बर्थ रेट को थोड़ा सा लो किया जा सकता है, ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं है, सम हाउ है। बट यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है, नाइदर वन और नॉट टू या ऑप्शन टू, ठीक है। तो इसके लिए हमें आंसर की का वेट करना पड़ेगा, तब हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया गया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन जून 2021, ठीक है। ये एक महोत्सव आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसमें जो, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये था 11 जून को ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था शाहजहांपुर में, ठीक है। अब देखिए शाहजहांपुर कहाँ पड़ता है, ये लखनऊ जो आपका कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ये आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली की तरफ, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द दिल्ली, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकांग रिवर, जो आपका मिकांग रिवर है उससे संबंधित, मेकोंग रिवर से संबंधित है। ये कह रहा है मेकोंग राइस जो है ये कहाँ है आपका, तिब्बत प्लेट्यू के अंदर, बिल्कुल सही बात है। ये जो मेकोंग है आपका तिब्बत, चाइना, जो चाइना का पार्ट है तिब्बत, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी क्या है, सही हो जाती है। और मेकोंग डेल्टा जो है वो आपका कहाँ है, साउथ कंबोडिया में, बिल्कुल साउथ कंबोडिया, और आपका जो साउथ वियतनाम है, वियतनाम है ना, वियतनाम के पास ये मेकोंग डेल्टा देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ठीक है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो लॉन्च किया गया 2020 में, 2020 में, वो किस साल में लॉन्च किया, किस मंथ में लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये आपको लॉन्च किया गया था 27 नवंबर को, 27 नवंबर 2020 को। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन ए। और ये लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, ये उसके मिनिस्टर थे इस टाइम पर, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सोलर एनर्जी क्या आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड रिन्यूएबल है, बायोगैस आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम जो है आपका वो क्या है, आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, ये कार्बन क्रेडिट नाम का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ। तो देखिए ये जो ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, मतलब निकल रही है जो है ना, उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। और ये जो प्रोटोकॉल हुआ, ये संधि हुई, ये हुई थी 1997 में, है ना, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से हमारे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है या मात्रा है वो क्या है, बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है आपका, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम कम करेंगे, ये प्रोटोकॉल हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक जगह है आपकी, ठीक है। अब इसी में देखिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका रिलेटेड है ओजोन डिप्लीशन से। ओजोन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या हार्मफुल गैसेज आपकी रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में गई, तो जो ओजोन लेयर है आपकी, ठीक है, वो क्या है, डिप्लीट होनी चालू हुई, ठीक, कई जगह पे इसमें होल हो गया। तो उस चीज़ से बचाने के लिए कि और ज़्यादा वो फैले नहीं, ठीक है, वो फैले नहीं, इसलिए ये आपका एक साइन हुआ प्रोटोकॉल, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया उसे। और ये साइन हुआ था 1987 में और इफेक्टिव हुआ ये 1 जनवरी 1989 को, ठीक है।
अब देखिए इसी में एक और चीज़ आती है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, ये भी एक क्या जगह है रियो डी जेनेरियो। और ये इवेंट जो हुआ था अर्थ समिट वाला, वो हुआ था 3 जून 1992 से लेके 14 जून 1992 के बीच में ये इवेंट हुआ था आपका। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल होता है। ठीक है।